नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। स्वागत है आपका आज की लाइव सेशन में यूनियन बजट 2025 के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए आज अवेलेबल हुए हैं। आज मैं और हिमांशी और साथ में हमारे जुड़ रहे हैं सीए भरत रहेजा, जो कि बहुत जल्द अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 2025 का यूनियन बजट आया है वो कैसा है, हमारे व्यूज से हमें कैसा लगा। प्लस वहां पर काफी लोगों के ना डाउट्स आ रहे थे रिलेटेड टू टैक्सेशन, स्पेशल जो वो जो टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल रहा है ना कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, बट अगर किसी की इनकम 12 लाख से ज्यादा होती है तब क्या होगा, ये बहुत सबके क्वेश्चंस आए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा अपना व्यू पॉइंट शेयर कर देता हूं, फिर हिमांशी आपके साथ अपना व्यू पॉइंट शेयर कर देगी एंड देन हमारे साथ सीए भरत रहेजा जुड़ जाएंगे। तो आपके और मेरे जो भी क्वेरीज हैं हम उनसे पूछना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे को ये बजट कैसा लगा। सो मेरे को बजट में ना एक चीज क्या अच्छी लगी, सबसे पहली चीज मुझे अच्छी ये लगी कि यहाँ पर एसटीसीजी और एलटीसीजी से रिलेटेड ना कोई नया अपडेट नहीं आया। मतलब अगर वहां पे टैक्सेशन हल्की सी भी ये बढ़ा देते ना गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मुझे जो बजट में एक अच्छा लगा वो ये था कि इस बार बजट में टैक्स पेयर के लिए सीरियसली गवर्नमेंट ने सुना है। अभी देखिए, कल मैं और हिमांशी ना हम लोग एक सेशन में गए हुए थे जो जी बिजनेस की तरफ से था, कोना कोना इन्वेस्टर जी बिजनेस एंड कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से था। तो मैं और हिमांशी ना लाइव सुन रहे थे विजय केडिया सर को, नीलेश शाह सर को, अनिल सिंघवी सर को। तो उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स भी हमें बजट के बारे में बताए, कुछ हमें एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए। जैसे विजय केडिया सर का ये भी कहना है कि अगर टैक्स कम आएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया की 40 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का सपना है ना 2047 में, वो सपना पूरा होने में फिर मुश्किल हो सकती है। बट एक साइड जो नीलेश सर थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये गवर्नमेंट ने जो टैक्स की हमें बचत दी है, जैसे 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, मिडिल क्लास को एक जो बेनिफिट दिया है, अगर ये ना देती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो मैं एक कहूंगा कि ये बजट एक डिसेंट बजट था जो मुझे एक अच्छा लगा। और स्पेशल जो ये 12 लाख तक की इनकम का बेनिफिट दिया जा रहा है स्पेशली सैलरीड पीपल को, वो मुझे लगता है काफी हेल्प करेगा। और वो अल्टीमेटली हेल्प कहां करेगा, आप देखिए, आप सिंपल समझ लो, अगर मेरे 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है तो मैं 12 लाख रुपए जब अर्न करूंगा तो उसको कोई स्पेंड तो करूंगा ना, तो मैं कंज्यूम ज्यादा करूंगा, आइदर आई विल इन्वेस्ट या फिर कंज्यूम। तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है और हो सकता है मैं कंज्यूम भी करूं। तो माना जाएगा कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो कंजम्पशन सेक्टर में, आपको देखना कि कंजम्पशन सेक्टर की जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको हो सकता है कि वहां से बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ओवरऑल मेरे को ये बजट ठीक ठाक लगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी गई, स्पेशल स्टॉक मार्केट वाले टैक्स की साइड में बात करूं। और बस एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो ये लगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर अभी तक टैक्सेशन नहीं हट रही है, जो कि 18% है, बहुत ज्यादा है। इवन जो सीनियर सिटीजन हेल्थ पॉलिसी है वहां पे भी 18% टैक्सेशन है, वो बहुत ज्यादा है, ये एक हटनी चाहिए। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर हिमांशी। हिमांशी जी, आप अपना व्यू शेयर कीजिए प्लीज। ओके, हाय एवरीवन। आप सबको कैसा लगा बजट, पहले अपने व्यूज शेयर कीजिए। एंड हमने तो देखा मार्केट्स को तो खास पसंद नहीं आया बजट। अगर हम स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो कल भी सैटरडे को भी मार्केट्स फ्लैट पे बंद हुई और आज बहुत ज्यादा माइनस थी। आज का रीजन था यूएस, बट आज भी माइनस थी। हाँ, सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ 10 लाख तक का एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद 10 लाख तक इंक्रीज कर दे टैक्स स्लैब, जहां पे जीरो टैक्स हो गया। बट ये 10 लाख की भी जगह 12 लाख हो गया। स्टिल कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। क्यों? वॉट वॉज द रीजन फॉर दैट? सी, द मेन रीजन वॉज हमारी मार्केट्स ऑलरेडी बहुत फ्रॉडी थी। उसमें बहुत थोड़ा करेक्शन तो ड्यू था, जिसकी वजह से हम इतना राइज नहीं किए, हम लोग बहुत न्यूट्रल पे बंद हो गए। मोर ओवर, जो डिफेंस, रेलवेज, इन सब के स्टॉक्स थे वो अप्रोक्सीमेटली विद इन 2 days, सैटरडे एंड मंडे सेशन मिला के 15% भी टैंक हो गए। बट दैट इज ओके, बिकॉज अगर गवर्नमेंट एक जगह स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है तो उसको एक जगह पे न्यूट्रलाइज रहना पड़ेगा। दैट वाज द रीजन कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कुछ रेलवेज या डिफेंस सेक्टर के लिए अनाउंस नहीं किया। अगर मैं सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के लिए, मैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, मैं अगर टैक्स स्लैब बढ़ा रही हूँ तो गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का अपना इनकम फॉरगो कर रही है, तो उसको कहीं तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मोरओवर, अच्छी बात ये थी कि गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन किया है। इनफैक्ट 0.10% नीचे भी लेके आए हैं एक्सपेक्टेड। तो फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू अस,
द बजट वाज वेल बैलेंस्ड, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इनकम की साइड से भी ओके था, इक्विटी की साइड से भी ओके था। उन्होंने उनको कंजम्पशन बूस्ट करनी थी इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो रही थी इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने वो भी बूस्ट किया। एट द सेम टाइम फिस्कल डेफिसिट भी अपना मेंटेन किया। सो नाउ वी हैव भरत रहेजा विद अस। नाउ लेट्स टॉक टू हिम एंड आस्क हिम सर्टेन क्वेश्चंस। सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वेलकम भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और बिफोर मूविंग अहेड मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना व्यू शेयर कीजिए ऑडियंस के साथ कि आपको बजट में क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस। Hello all. According to me, budget was a balanced one. उन्होंने लास्ट गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल में कैपेक्स करके जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कंपनीज को टैक्स कम करके एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज चलती है वो सब चलती है कंजप्शन से। तो कंजप्शन स्लो डाउन था, लास्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट भी काफी खराब आए हैं। तो उस चीज के लिए, उस चीज को कवर अप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेसिकली हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दी। उन्होंने बेसिकली जितने भी बजट होते थे ना आज से पहले, वो हमेशा ये टारगेट करते थे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़े, फी बीस पे कैसे लगाएं या कैसे हम जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। इस बार जो है सीतारमन जी ने मिडिल क्लास का सोचा, उन्होंने सीधा उनके हाथ में पैसे दिए और नॉट थ्रू फ्रीबीज की मैं ये स्कीम दे दूं, मैं वो स्कीम दे दूंगी। उन्होंने ये कहा कि टैक्स स्लैब कम करो, जिससे उनकी जो है डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, उसके बाद वो सेविंग करें या इन्वेस्ट करें। देखो ओल्ड एज में बेसिकली क्या होता था, वी वर फोर्स्ड टू सेव, बट इस बार क्या है कि वी हैव अ चॉइस टू सेव और टू स्पेंड। ये चीज इसमें काफी बेटर है। और सेकेंडली जो है उन्होंने मिडिल क्लास के बारे में सोच के ये बजट बनाया और मिडिल क्लास के हाथ में पैसे दिया। तो ऑल इन ऑल बजट बहुत अच्छा था, बस हाँ 2-3 चीजें कम थी। देखो कैपेक्स का लोग कहें कि कैपेक्स में उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जितने उन्होंने इंक्रीज कर सकते थे। बट इसी साल देख लो, मैं 11,11,000 करोड़ रुपए बोल के भी उनका कैपेक्स पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने जितना भी कैपेक्स टारगेट उन्होंने रखा है वो पूरा कर लेंगे तो बहुत अच्छा अमाउंट है। ऑल इन ऑल बजट वॉज ऑल गुड। हाँ इंडस्ट्री के लिए और भी कई चीजें एक्सपेक्टेड थी जो नहीं हुई, लेकिन ऐसे बजट में हुई। करेक्ट सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोगों का है, अगर हम 12.75 लाख तक कमाते हैं तो हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है। बट अगर कोई 12.76 से, मान लीजिए 12.75 से ऊपर 12.90 कमाता है, तो उसको कितना टैक्स पड़ेगा? मैम बेसिकली जो आप कह रहे हो 12.75 का, वो 12.75 का जो है वो सैलरी वालों के लिए है। अदर सैलरी जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, अदर इनकम है, उसमें 12 लाख है। करेक्ट। तो अगर हम उस पर सैलरी वाले पे रखे तो 12.75 तक तो कोई टैक्स नहीं है। बट अगर 12.75 उसके लिए है, बिजनेस वालों के लिए, तो टैक्स बनता है। तो उस केस में ना हमें दोनों को अलग अलग करके चलना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम सबसे पहले हम कहते हैं कि हम 12.9 कमाते हैं तो कितना टैक्स पड़ेगा। तो जो हमारे नए स्लैब्स वो कहते हैं, नए स्लैब्स ये कहते हैं कि 4 लाख टू 1 लाख इट विल बी 5%, 1 लाख टू 12 लाख विल बी 10%, एंड 12 लाख टू 16 लाख विल बी 15%। तो इनका सबका टैक्स मिला के जो 1290 पे पड़ता है वो पड़ता है 73,500, जिसमें हम 4% एजुकेशन सेस और ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे 12,75,000 से नीचे, सपोज को 12,70,000 तक की होती, तो गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा हमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है उसने, जो पहले 1 करोड़ को 50 लाख से ऊपर होता था, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ ये कहता है कि आपका टैक्स बन गया है क्योंकि इंक्रीज होंगे इनकम। मतलब सपोज करो कि 12 लाख की इनकम है और 12 लाख मतलब 87 की एग्जिबिशन है 12 लाख तक की इनकम पे, और 12 लाख 10,000 हो गया, तो वी विल लेके 10,000 पे बढ़ गए और हमें वहाँ पे 70,000 का टैक्स भरना पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी जो इनकम जितनी ज्यादा 12 लाख से ऊपर इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से जितना आपका टैक्स अगर ज्यादा बना है तो सिर्फ 10,000 पे दे दो उस चीज, मतलब 10,000 पे टैक्स दे दो, बाकी रिलीफ ले लो। करेक्ट। तो सर का कहने का बस ये मतलब है, अगर आप 12 लाख के इनकम के ऊपर जाते हो तो बस जो वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी इनकम है आप उसके ऊपर दोगे, ना कि आप पूरे 70,000 दोगे। वो जो एक्स्ट्रा 10,000 है आप वो टैक्स में दोगे। और ये आपको गवर्नमेंट चाहती है कि आप 12 लाख पे रहो, आपकी इनकम 12 लाख आपको इन हैंड मिले।
और ये लिमिट आपको 70,000 तक जो है बेनिफिशियल है। 70,000 के ऊपर मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाता है, मतलब 1270 के करेक्ट, ऊपर। हाँ जी, ताकि आपकी इनकम, वो चाहते हैं कि आपके पास 12 लाख हो, अगर आप बिजनेस प्रोफेशनल तो आपके पास हैंड में 12 लाख आए, और अगर आप सैलरीड इनकम एम्प्लॉयड हो तो आपको 12.75 लाख आपके इन हैंड आए। यस, अगर आपके पास, करेक्ट, अगर आप 12.75, मान लीजिए आप 12.9 कमाते हैं और 12.75 तक का रिलीफ है, तो जो एक्स्ट्रा 15,000 है, बस आपको उस पे देना है, ना कि पूरे पे आपको 70,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना है, बिल्कुल। बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि आप 12.75 लाख आपके इन हैंड आए। अगर इज आप दिस सैलरी के क्लियर? एम्प्लॉय हैं तो हाँ जी। करेक्ट, एंड 12 लाख फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस। भरत ओके। जी, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे कल भी डिस्कस कर रहा था फोन पे इस बारे में, एंड मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में है तो आई होप सबके माइंड में ही होगा। अब ये हमने तो समझ लिया कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, बट अगर मैं 9 लाख रुपए कमा रहा हूं अपने बिजनेस इनकम से, एंड वो कोई भी हो सकती है मेरी बिजनेस इनकम, एंड 3 लाख का इस साल मैंने प्रॉफिट करा स्टॉक मार्केट से, एंड वो हो सकता है ओके, एलटीसीजीओ, एचटीसीजीओ, तब मेरी टैक्सेशन कैसे होगी? सर उस केस में जो 87A की रिबेट मिलती है हमें, उस केस में जो है हमारा लॉ साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर आप न्यू स्कीम में हैं और 87A की एग्जेम्पशन ले रहे हैं, तो एनी काइंड ऑफ स्पेशल इनकम इसमें एक्सक्लूड करेंगे। मतलब आपकी जो इनकम कैपिटल गेन की, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे इवन 10 लाख रुपए भी हो, वो आपके स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पे 20% है और लॉन्ग टर्म पे 12.5% है, उस हिसाब से ही लगेगी। उसके आपके 87A से लेंगे देंगे कोई नहीं है। जो 87A की रिबेट है वो आपकी अप्लाई होगी सिर्फ ऑल इनकम अदर देन स्पेशल है, क्या कैपिटल गेन और अदर इनकम बेसिकली, विच इज लाइक लॉटरी वगैरह। उसके अलावा जो भी होगा तो उस पे 87A मिलेगा, बाकी किसी पे नहीं मिलेगा। अगर जो 9 इसमें मैं लाख आपको की इनकम है, मेरी जो 9 लाख की इनकम है, उस पे कैसे टैक्सेशन हो रही है फिर? उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अच्छा, वो मेरी टैक्स फ्री होगी, दैट टैक्स फ्री होगी। सिर्फ मुझे जो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है उस पे मेरे को जो टैक्सेशन गवर्नमेंट ने रखी हुई है वो मेरे को देनी है, एंड मेरी यस, 9 लाख की इनकम टैक्स फ्री बन जाती है। यस। अब तो इसमें मैं आपको, पर एक क्वेश्चन आता है, एंड अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए होती है बिजनेस से और 8 लाख रुपए होती है स्टॉक मार्केट से, तब भी मैं टैक्स फ्री हो सकता हूँ 12 लाख की इनकम पे? यस, यस, करेक्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, ये बहुत बट बड़ा इसमें डाउट था, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। एक पॉइंट और ऐड करता हूँ मैं। सपोज को आपको यार मेरी 4 लाख की इनकम जो है, उस सिर्फ जो है कैपिटल गेन से, मेरी और कोई इनकम नहीं है, तो क्या मेरी 4 लाख पे कैपिटल गेन लगेगा? तो उस केस में नहीं। अगर हम न्यू स्कीम में 4 लाख तक की इनकम एग्जाम क्या है, चाहे वो कैपिटल गेन हो चाहे जो मर्जी हो, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा अप टू 4 लाख, और कंडीशन क्या है, कोई और इनकम नहीं है तो। तो गाइस, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। अगर आपकी 4 लाख सिर्फ कैपिटल गेन से इनकम है और कोई आपके पास इनकम नहीं है, तो उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना, ना 12.5% ना 20%, इधर इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस। ओके। तो सर, वैसे अब जो हम नया रिजीम, नए स्लैब्स देख रहे हैं, इनके हिसाब से देखें तो अब तो कोई भी ओल्ड रिजीम में जाना प्रेफर करेगा ही नहीं। मैम बेसिकली जो न्यू एजाइम लाए थे ना जब, और इन्होंने सीधा ओल्ड एजाइम बंद करे थे, तो उस केस के अंदर बहुत ओपोजिशन होती। इन्होंने ईयर बाय ईयर उस न्यू एजाइम को इतना अच्छा बनाया कि लोग अपने आप छोड़ दें। करेक्ट, इस साल इतना अच्छा बना दिया कि 95 टू 98% लोग छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी दो करेक्ट, तीन परसेंट लोग ओल्ड एजाइम में जाएंगे। वो मैं बताता हूँ कौन कौन से। हमारे न्यू एजाइम में लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। जिसको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है ना, वो ओल्ड एजाइम में जाए। इवन जो लीव केवल अलाउंस लेते हैं, जिसको 80 की जो मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है उसकी रिलेशन जो लेते हैं, अगर वो 1 लाख की है, मतलब खुद भी सीनियर है, उसके पेरेंट्स भी सीनियर हैं, वो लाख रुपए की रिलेशन लेते हैं। यहाँ आपके लीव केवल अलाउंस होता है, यहाँ आपके एचआर आप अच्छे काफी हैवी रैंक पे तो उसके एचआर क्लेम करते हो, तो उस केस में जो है ना वो ओल्ड स्कीम में रहेगा। और भी इनकेस ऑन हॉर्स पावर की है, उस पे है, बट वो मेजरली मैं आपको बताऊं 1-2% लोग ही आएंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। और उसके अलावा इन्होंने एक और फायदा किया, जो ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख है और न्यू स्कीम में 4 लाख है, जो 1.5 का डिफरेंस है वो एक ही सी में कवर कर दिया। मतलब एक ही सी में कवर होकर करेक्ट, 4 लाख होता था, वो उन्होंने सीधा कहा कि अब एक ही सी में जाऊंगा, जाओ 4 लाख हो जाएगा। तो वो ऐसे कि 1-2% लोग ऐसे ही होंगे जो अभी भी मैंने बताया, कैपिटल जिसके लॉस होगा, जिसने एलटीए क्लेम करेंगे लीव के लिए अलाउंस,
या जिसने अच्छा खासा क्लेम करना होगा, जिसके 80 की वो गेकेशन अच्छी होगी। Those are the only people जो ओल्ड regime में रहेंगे, वरना सब लोग ऑटोमेटिकली न्यू regime तो वैसे भी डिफॉल्ट regime है ही। यस। ओके ठीक है भरत जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग टीडीएस एंड टीसीएस लिमिट इन रेंट? बेसिकली मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। पहले क्या होता था कि ये रैंक पे 2,40,000 अगर आप साल से ज्यादा का दे रहे हैं तो आपका केजीएस काटना होता था 10%। अब जो है वो 50,000 पर मंथ कर दिए। 50,000 per month, not 6 lakh per annum. There's a difference between 60,000 per month and 6 lakh per annum. ओके, तो बेसिकली जो ये किया है, इनकी सिर्फ 2 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि ये कंप्लायंस बर्डन कम करना चाहते हैं। सेकेंडली, जो लैंड ओनर्स है उनके ऊपर जो है ना, उनके हाथ में इनकम ज्यादा जाए, बजाय टैक्स काट के बाद में क्लेम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एंकल इनकम जिनको आती है, वो सीनियर सिटीजन हैं, उनको दे आर फोर्स टू फाइल द रिटर्न्स, क्योंकि हमने जो है वो रिफंड क्लेम करेंगे तो वो रिफंड का मतलब वो कंप्लायंस बर्डन दोनों के ऊपर से कम हो जाएगा। तो डिस्पोजल इनकम भी बढ़ जाएगी, जो इसका मेन बजट का जो मोटिव है कि डिस्पोजल इनकम बढ़े। करेक्ट। दिस वाज बेसिकली अ कंजम्पशन बेस्ड बजट। आपके हाथ में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा करनी थी, इसलिए टीडीएस पहले जब कोई भी लैंडलॉर्ड था 2.4 लाख तक जब उसको एनुअल रेंट आता था तो उधर उसका टीडीएस कटता था, बट अब ये लिमिट 6 लाख कर दी गई है। तो अब 50,000 अगर आप पर मंथ रेंट ले रहे हो तो इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दैट मीन्स लैंडलॉर्ड के हाथ में इनकम ज्यादा आएगी, दैट मीन्स कंजम्पशन बूस्ट होगी इन फ्यूचर। एंड एट द सेम टाइम रेंटल हाउसिंग की लोग रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदना प्रेफर करेंगे। इसलिए हम देखें तो रियलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा भागा था ऑन सैटरडे। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड द सेकंड गेनर वाज कंजम्पशन, एफएमसीजी कंपनीज जो बहुत गेन की थी। बिकॉज अगर लोगों के पास हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आएगी, अगर हम स्टैट्स देखें तो अप्रोक्सीमेटली सर 80,000 बच रहा है ना, अगर कोई 10,000 हाँ 12 हाँ अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 70,000। और अगर कोई 24-25 लाख कमा रहा है तो उसका 1.1-1.2 लाख रुपीस बच रहा है। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा पैसा सिस्टम में आएगा, थोड़ी सी कंजम्पशन बूस्ट होगी और थोड़ा सा सेविंग्स में भी जा सकता है। इवन सेविंग्स में भी मैं कहूंगा मोस्टली म्यूचुअल फंड्स और मार्केट में ज्यादा आएगा बजाय फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम्स, करेक्ट। ये मोस्टली लोग पीपीएफ कराते हैं इसलिए हैं क्योंकि दे टैक्स सेव करेंगे, मजबूरी में ज्यादा कराते हैं लोग। बट एट द सेम टाइम सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अब गवर्नमेंट टैक्स सेविंग स्कीम से ध्यान हटाने के लिए कंजम्पशन पे बूस्ट कर रही है, तो ये एक फाइनेंशियल हैबिट्स लोगों की खराब हो रही हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। लोग पहले बहुत सेव करते थे बट अब नहीं करेंगे बिकॉज कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सेव करने का। मे बी और मे बी नॉट। बेसिकली वी मतलब हमारी जनरेशन के जो भी लोग हैं वो बेसिकली 3 तरीके के हैं। एक तो कहते हैं कि भैया खाओ पियो ऐश करो, हम लोग जो है वो देख लेंगे, बाद में देखा जाएगा। एक हम जैसे हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरे को टैक्स भी बचाना है और मुझे सेव भी करना है, तो हमें ना चाहते हुए भी ना हम फिक्स इनकम की तरफ जाते हैं। एक तीसरे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाना चाहते हैं, इसलिए को तैयार है। तो बेसिकली जो ये वाले लोग हैं टैक्स बचाने के लिए सेविंग वाली मेंटालिटी ना वो खत्म हो चुकी है। मोस्टली लोग जो सेविंग फ्यूचर के लिए कहते हैं, टैक्स बचेगा बचे। राइट, मेरा भी यही व्यू है कि अब थोड़ा माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है। वो टैक्स सेविंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको पता चल गया कि अब इन्वेस्टमेंट करने की नीड है फॉर द फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ्टी। इवन ईएलएसएस में ज्यादा फ्लो आने लग गया है आजकल। यस यस बिल्कुल। सो अब हम आगे बढ़ते हैं भरत जी और हिमांशी, आपके कोई क्वेश्चंस? सर अगर जैसे अब 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाने का स्टार्ट हो गया है, तो उससे आपको क्या लगता है क्या होगा इन फ्यूचर? इससे क्या रियलिटी रेजिडेंशियल हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी? हाँ बेसिकली वही वाली बात है कि लोग पहले 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो जनरली होता था, 2 हाउस प्रॉपर्टी में पहले एक अलाउ होता था, दूसरे में गेम गैंग देना पड़ता था, बट उसमें भी बेसिक किस्में चेंज ला के उन्होंने सब कंडीशंस ऐड कर दी थी। इस बार उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हो। तो वो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट के लिए हाउस खरीदता था बंदा, वो इससे बचता था कि मुझे गेम गैंग देना पड़ेगा,
वो उससे बच के जो है वो एक्स्ट्रा एक हाउस खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा, रियल एस्टेट को फायदा होगा ही होगा। बिल्कुल। सी पहले सिर्फ एक प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते थे, और अब आप दो प्रॉपर्टी, आपके पास दो हाउसेज हैं, तो आप दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो। आपको विदाउट एनी कंडीशन। यस, विदाउट एनी कंडीशंस, यू डोंट हैव टू शो एनी प्रूफ फॉर दैट। इसका मतलब आपको टैक्स बचेगा। मान लेते हैं अगर हम उस सेकंड हाउस प्रॉपर्टी पे भी सिर्फ 20,000 टैक्स पर मंथ लेते थे, दैट टोटल्स अप टू 2,40,000। अभी 2,40,000 में से इसमें डिडक्शन काट के सब कुछ काट के आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, विच विल अप्रोक्सीमेटली अमाउंट टू 50,000 रुपीज। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो सीधा सीधा 50,000 रुपए बच रहा है। सो इट जस्टिफाइज कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा रहे हैं। नाउ जसतीरथ, ओवर टू यू। लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन एंड मैं देख रहा हूँ काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो भरत जी, मैं एक एक करके क्वेश्चंस पिक करता हूँ एंड आप प्लीज उसको आंसर करना। सबसे पहला क्वेश्चन है मुस्कान अग्रवाल जी का। वो पूछ रहे हैं चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। नॉट अ मेजर चेंज, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बेसिकली वो प्रोसीजनल चेंज है, उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है कि इसमें हम कुछ डिस्कशन कर सकें। As such, no changes in that. नो। कैश विड्रॉल पे टीसीएस कुछ चेंज हुआ है? नहीं, नो। ओके, सो हमारे एक फॉलोअर है प्रभजोत सिंह, इनके दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे जो इंश्योरेंस कंपनी होती थी वो लोग एटीसी एटीडी जैसे सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने के लिए इंश्योरेंस लेते थे या ले चुके थे, वो शायद कम हो जाएगा इन नंबर्स पर। अगर हम देखें तो थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने अलग से लिखा है। सो बेसिकली ये बात कर रहे हैं एटीसी और एटीडी में जो बेनिफिट्स मिलते थे, इनको ऐसा लगता है कि शायद अब वो कम हो जाएगा। ये इनका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमारा कैपिटल लॉस पास्ट वाले न्यू में राइट ऑफ नहीं कर सकते, जो लोग एलटीसीजी में किसी का प्रॉफिट होगा तो वो उस पर क्या टैक्सेशन होगा, लाइक एलटीसीजी 12.5 एंड एसटीसीजी 20 वाला या डिफरेंट? सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड सर, अगर हमारा कैपिटल लॉस सर आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली वो कह रहे हैं कि किसी एक ही की लिमिट लेने के लिए, वैसे भी आजकल कोई इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लोगों को लगता है कि यार जिसकी भी पहली पहली जॉब लगती है, इवन जसकेस जी खुद ये सजेस्ट करते हैं, मैं भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि ये तो आजकल नेसेसिटी हो गई है। लोगों को समझ आ गई कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस कराना तो जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस के बिना काम चल ही नहीं सकता। तो एक की में डिडक्शन मिले या ना मिले, हार्डली एक मैटर। एक्चुअली दैट इज नॉट अ पर्पस फॉर मेकिंग मनी, वो आपको सिर्फ अपने इंश्योरेंस के लिए है कि यू आर एश्योर्ड। अगर मेरे सीनियर पेरेंट्स हैं और मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अगर मैं चारों का भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते तो 50,000 से तो बहुत ऊपर प्रीमियम जाता है। हमारे मुख्य ये थोड़ी ना होता है कि हम टैक्स बचाने के लिए 50,000 तक ही देंगे। फिर क्या है कि मैक्सिमम कवरेज मिले और जितना हो सके, प्रीमियम भी कम है लेकिन मिले सब कुछ, तो हम 50,000 से ऊपर भी देता है आजकल, जितने भी न्यू जनरेशन वाले हैं। अब जैसे आप एक की सीख ले गए हैं, एक किसी में आजकल कोई एफडी नहीं कराता, मोस्ट लोग एएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एएलएसएस में ना हो कि एसआईपी के थ्रू मार्केट में आ जाएगा, मतलब ऐसा कोई फर्क मुझे नहीं लगता कि पड़ने वाला है। यस, बिल्कुल, क्योंकि अब माइंडसेट भी चेंज हो गया सबका। पहले इंश्योरेंस का यही माइंडसेट होता था कि टैक्सेशन, टैक्स सेव करने के लिए इंश्योरेंस लेनी है, बट आज इंश्योरेंस की नेसेसिटी पता चल रही है बिकॉज ऑफ जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज होगी, ये इंपॉर्टेंस पता चल रही है एंड लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नितिन कुमार अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, इन यूलिप 2.5 लाख टैक्स चेंज और नॉट? बेसिकली लास्ट ईयर ये एक आया था सेक्शन 10 में कि अगर आपका यूलिप की प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है तो जो उसका गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। उन्होंने क्लैरिफाई किया, इसमें ऐसे कुछ चेंज नहीं किया, ये क्लैरिफिकेशन फेक की है उन्होंने बस ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आपका 2.5 लाख से प्रीमियम ऊपर होगा तो ये एक कैपिटल असेट ही माना जाएगा। पहले बहुत कंफ्यूजन थी, आपको अब अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उसके ऊपर सिर्फ 12.5% टैक्स ही देना पड़ेगा, आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन आई है उसमें। FII tax increase 10 to 12.5 or not? No, there is no change for FII taxation.
गाइस किसी के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। और जो टीडीएस कटता था डिविडेंड पे, पहले 5,000 का अगर आप डिविडेंड कमाते थे तो टीडीएस कटता था, अब वो 10,000 हो चुका है। यस, वेदर वो म्यूचुअल फंड और शेयर होल्डर दोनों के लिए। शेयर्स ऑफ, करेक्ट। ये काफी अच्छा एक है ऑप्शन, मतलब 5,000 तो हो ही जाता था सबका कॉमनली, एंड बट ऊपर अब टीडीएस देना 10,000 पड़ता है था। अब 10,000 आपको बेनिफिट करेगा। सो गाइस एक मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। आज जो हमारे साथ सीए जुड़े हैं ना, भरत रहेजा जी, और मेरा इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। एंड मेरे को जब भी कोई क्वेरीज होती है ना रिलेटेड टू टैक्सेशन, और स्पेशली आपको तो पता ही है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चलती रहती है टैक्स से रिलेटेड। तो मेरे को तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को भरत जी से मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप भरत जी को कनेक्ट करो, आप उनके साथ बात कर सको, तो आप उनको लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मैं भरत जी को अभी उनसे एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल लेके आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो प्लीज कनेक्ट करिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में जब आप बिजनेस करोगे या जॉब करोगे तो एक प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट आपको बहुत हेल्प करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोफेशनल से मिलो। क्यों ऐसा बोलता हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या मैं साथ में हेल्थ इंश्योरेंस हूँ। हिमांशी माइक ऑफ करना प्लीज। ओके मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं या मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूं, तो मुझे पता है कि उसके बारे में मैंने सब चीजें पढ़ी हुई है। तो अब मेरे से कोई टैक्सेशन के बारे में ज्यादा पूछ रहे तो मेरे को बेसिक पता है, बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट। बट जब मैं भरत जी से मिलता हूं, वो एक टैक्स एक्सपर्ट है जिनको टैक्सेशन की हर नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है। तो आप लोग भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल सीए की जरूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज भरत रहेजा जी से कनेक्ट करिए। जैसे हिमांशी है, अब वो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करती है, तो उसको फ्यूचर्स की नॉलेज है। भरत रहेजा जी पूरा दिन टैक्सेशन की, जीएसटी की, अभी मेरा जितना भी जीएसटी का काम होता है भरत जी ही मैनेज करते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि प्लीज कनेक्ट करिए अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ। और मैं भरत रहेजा जी से लिंक्डइन प्रोफाइल उनकी लिंक लूंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो आप उनको जरूर फॉलो करना। एंड अभी हमारे साथ भरत रहेजा जी लाइव है, तो मेक श्योर अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप प्लीज पूछिए। In new tax regime, which sections I get tax rebate in? निखिल जी का क्वेश्चन है सर ये। हाँ जी, मैम बेसिकली निखिल जी 3 चीज़ें हैं जिसपे टैक्स रिबेट मिलती है। सबसे बड़ी बात तो एक आपका एनपीएस के लिए मिल रही है टैक्स रिबेट अभी, बाकी एक फैमिली पेंशन के लिए मिलती है। ये 2 मेजरली है। एक अपना अग्निवीर योजना में कुछ अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो उसमें मिलती है। 3 रिबेट मिलती हैं इसमें। सर इस चीज का मैं आंसर देती हूँ। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई केपेक्स इज डिक्रीज्ड इन द बजट? बट सर उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन, जो नेशनल सेविंग स्कीम का जो 29 अगस्त 2024 के बाद जो भी रिडीम करेगा उनको क्या फायदा मिलेगा? आप एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। नेशनल सेविंग स्कीम जो है ना, बेसिकली जो इसकी हिस्ट्री है, वे बैक इन 1992 में एक आया था एग्जाम वो सर्कुलर। उसमें इन्होंने ये कहा था कि पहले क्या होता था, एक की सीसीए बैकिंग 2 में 1/4/1992 से पहले एक इलेक्शन मिलती थी। उन्होंने उसके बाद अमेंडमेंट करी। उन्होंने कहा कि 1/4/1992 से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है उसको क्या विड्रॉ करते हो तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, जो भी आपने उस वक्त इलेक्शन क्लेम की थी, अदर देन डेथ के केस में। डेथ के केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर ये चलता है। उसके बाद 29 अगस्त 2024 को ये सर्कुलर आया कि जो आपका नेशनल सेविंग स्कीम है, इसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जिसने भी पुराने नेशनल सेविंग स्कीम करवा रखा था उसको विड्रॉ करने के लिए वो फोर्स हो गया। तो बेसिकली उन्होंने इस बार काफी इनको प्रेजेंटेशन आई फाइनेंस डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने ये सर्कुलर निकाला कि 29 अगस्त 2024 के बाद जो भी अमाउंट विड्रॉ हुआ है और वो डिपॉजिट 1 अप्रैल 1992 से पहले हुआ था तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट। सो जो भी अब 29 अगस्त 2024 के से बाद में जो विड्रॉ करने वाला है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना और विड्रॉल अमाउंट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं देना। प्रोवाइड को 1 अप्रैल 1992 से पहले जमा किया गया हो। हाँ, प्रोवाइडेड वो 1 अप्रैल 1992 से पहले जमा किया गया हो। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहेज जी का, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट सी केपेक्स डिक्रीज करने का? सी पहले 11.1 ट्रिलियन डॉलर था, अब 10.18 ट्रिलियन डॉलर रखा गया। ये थोड़ा बहुत कम करने का रीजन था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर रही है तो उसको 1 लाख करोड़ का अपना टैक्स भी फोरगो करना पड़ रहा है, करेक्ट?
तो उसको कहीं ना कहीं तो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो इसको भी एकदम हाई लेवल पे रख दे, तो केपेक्स भी एकदम सेम लेवल पे रख दे, तो उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है और एफआईआई सेलिंग इंटेंस होगी, बिकॉज कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले फिस्कल डेफिसिट चीजें देखता है कि कंपनी की कंट्री कितना बोरो कर रही है, कितना फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उसका फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बेसिकली मेरा भी व्यू यही था। मैंने शुरू में जब हमने बात की, डिस्कशन चालू करी थी, तब भी मैंने ये कहा था कि कारगिल उन्होंने कैपेक्स का चाहे बढ़ाया नहीं है, बट जितना भी बढ़ाया है, जो भी बढ़ाया है, वो अगर अचीव कर लेते हैं ना, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा वो होगा। जितने भी मिनिस्ट्रीज है ना, बेसिकली जितने भी कैपेक्स करने वाले मिनिस्ट्रीज है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वो लोग भी सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं कि 3 साल में 30 लाख करोड़ रुपए मार्केट में जा चुका है, और 30 लाख करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। यस, एंड इससे स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है? सबसे पहली बात, हमें हमेशा उन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को पुश दे रही है, करेक्ट। गवर्नमेंट ईवीज को पुश दे रही है, गवर्नमेंट रियलिटी को पुश देने की कोशिश कर रही है थ्रू वेरियस स्कीम्स, कि उन्होंने टीडीएस बढ़ा दिया, 2.4 to 6 लाख का अमाउंट कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेकंड भी अलाउड कर दी। तो गवर्नमेंट का जिन सेक्टर्स पे पुश है, हमें उन सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए। एंड एज फार एज हमारा क्या मार्केट पे व्यू है, यू शुड बी अ बिट कॉशियस थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक अप्रोक्सीमेटली फॉर 5-6 months, क्योंकि वॉलिटिलिटी बनी रहेगी मार्केट में। बट फॉर द लॉन्ग टर्म, इंडिया इज ऑब्वियसली इन अ बुल रन। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? I would say bears are temporary and the bulls are permanent. करेक्ट। और जो टेम्पररी बेस्ट कॉशियस। बोला सर। और बेसिकली इतने साल हमने, मतलब 2020 से लेके 2024 तक हमने बम्पर रिटर्न्स कमाए हैं। अगर एक साल हम थोड़ा शांति से बैक भी जाएंगे ना, तो कोई फायदा नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक साल के लिए पैसा नहीं लगाता, वो अगले जनरेशन के लिए पैसा लगाता है। ट्रू। अगर सर हम एक बेसिक स्टैट्स देखें, तो 24 मार्च 2020 जो कोविड का डे था, जब अनाउंस हुआ था, तब मार्केट्स 8000 पे थी। एंड टुडे इवन आफ्टर फॉल वी आर एट 23,000। Approximately we are sitting on 3 times return. 3 times, that means 300 times return, in 300x returns in just a matter of 5 years, Yes. approximately 4.5-5 years. But if we see Yes, sir, please. if we see mid cap and small cap index na, and some stocks, they have given multi-bagger returns. They have True. outperformed Nifty. एग्री। बट अब बस यही है कि मैं तो अब ये बोलता हूं कि हमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल चुका है। आने वाले टाइम में, जैसे हिमांशी ने कहा, कि आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ एंड फोकस करो क्वालिटी कंपनीज में। आने वाले 2-3 साल अगर आप लोग क्वालिटी कंपनीज के साथ नहीं जुड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर लॉस में ही रहोगे एंड फंस जाओगे। तो बेटर है गो विद क्वालिटी कंपनीज, जिन जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनकी अर्निंग्स अच्छी हो, एंड इवन अगर मार्केट में प्रॉब्लम भी आ रही है, स्टिल वो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कर रही हैं, तो ऐसी ही कंपनीज चलने वाली हैं। एंड भरत जी, अब मेरा एक क्वेश्चन है आईटीआर से रिलेटेड। मेरे जो हमारे फॉलोअर्स है फाइनेंशियल अड्डा के, ये सारे यंग फॉलोअर्स हैं, जो अभी रिसेंटली हो सकता है 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में आए। इन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग भी करी होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करी होगी। बट मैंने ये भी सुना है कि एफएनओ ट्रेडिंग लोग करते हैं, बट आईटीआर फिल नहीं करते, और आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी होता है। तो एक आईटीआर फाइल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक इस पे आंसर चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आप तो जैसे 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो माइंडसेट लोगों का क्या हो जाता है, जब 12 लाख तक टैक्स ही नहीं लगना, तो मैं आईटीआर क्यों भरूं? ये एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो इन 2 क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा गाइड करिए कि आईटीआर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न्स, सबको ये लगता है कि ये एक एक्सपेंस है हमारा, कि हम लोग जनरली, हमें भी ये कहते हैं कि आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स भरवाते हैं, हम लोग में प्रोफेशनल चार्जेस चार्ज करते हैं, तो सबको लगता है कि यार तो वेस्ट है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसके ना कई फायदे होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने के। जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है ना, कल को आप कोई भी लोन लेने जाएंगे, कार लोन, एजुकेशन लोन, इवन आपका फॉरेन जाने के लिए लोन या हाउस लोन, उसके लिए भी वो 2 से 3 साल तक के कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। उसके लिए ये इजीली अप्रूव करवाने के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली, हमारे कोई केकेएस करता है, सपोज को 40-50 हज़ार रुपये कोई केकेएस करता है, इवन 10,000 भी करता है, वो हमें जब तक वापस नहीं मिलेगा, जब तक वो क्लेम, हम रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आजकल हम यंगस्टर्स में ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, एक क्रेज सा है
आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, किसी को यूएस जाना है, किसी को यूरोप जाना है, किसी को सिंगापुर जाना है, तो ये सब चीजें जो है ना वो लोग वीजा तभी देते हैं जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रांग होगी, पुरानी होगी। इसके अलावा कई हमारे लॉसेज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लॉस कैरी फॉरवर्ड ओल्ड स्कीम में कर सकते हैं, तो मतलब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आजकल एक नया क्रेज जो काफी इंपॉर्टेंट एसएससी के अकॉर्डिंग टू मी, हमारा टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस तभी होता है जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है, इनकम टैक्स रिटर्न भी 2, 2.5, 3 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, मिनिमम एक आप मांगते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न वो भी 1 साल की नहीं, 2, 3 साल के लिए चाहिए होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट टेंडर्स में इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्टअप वगैरह के लिए। और बेसिकली जो कई ऐसे कंप्लाइंसेस होते हैं जो हमें पता नहीं होते, हम सीए के पास चेकिंग बनाने जाते हैं तो हमें पता लगता है, और सीए उसका उसको जो कहता है फॉलो कहता है, अगर वो ना करे ना तो हमें कई जगह पेनल्टी भरनी पड़ जाए। तो एक और क्वेश्चन आ रहा है जो अब इस बार चेंजेस हुए हैं कि आईटीआर रिवाइज करके 2 साल की जगह 4 साल भी भर सकते हैं, तो सर आप इस एक्सप्लेन कर दो। तो बेसिकली जो आईटीआर रिवाइज करके हम 4 साल तक की भर सकते हैं उसको हम कहते हैं आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न। पहले वो 2 साल के लिए अलाउ होता था, अब वो 4 साल के लिए अलाउ कर दिया, विद प्रोविजन क्या है कि अगर आप 12 मंथ के अंदर ड्यू डेट के 12 मंथ के बाद भरे हो तो उसमें 25% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। फिर 12 मंथ से 24 मंथ के लिए भरे हो तो 50% देना पड़ेगा, 24 मंथ से 36 मंथ के लिए भरे हो तो 60%, और 36 मंथ से 48 मंथ के लिए भरे हो तो 70% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। और जिसके जी का एक क्वेश्चन और बीच में मिस कर गया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि मैं 12 तक की इनकम एग्जाम्प्ट है तो क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए। बेसिकली एग्जाम्प्ट नहीं है वो, 87A के अंदर आपका टैक्स जीरो है, एग्जाम्प्ट नहीं होगी। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन यानी जो कि न्यू स्कीम में 4 लाख और ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। प्लीज नोट, अगर आपकी इनकम 4 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स जो आईटीआर फाइल करना है वो जरूरी है। एंड आईटीआर फाइल करने के इम्पोर्टेंस भरत जी ने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिए, तो मेक श्योर अगर जो नहीं फाइल कर रहा वो भरत जी के साथ कनेक्ट करे और इस पर फाइल करने के लिए मतलब डिले ना करे, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और आप फाइल नहीं करें तो इनफैक्ट आपका नुकसान है, बिकॉज जो टीडीएस कट गया होगा वो आपको मिलेगा नहीं दोबारा अगर आपने फाइल नहीं किया अपना रिटर्न। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम पिक करते हैं एंड उसके बाद हम रैप अप करते हैं। नितिन जी का क्वेश्चन है, इन एआईएफ सम टैक्स रूल्स चेंज, कैन यू टेल मी द चेंजेस। ये बेसिकली एआईएफ में जो उन्होंने चेंज किया है उसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो भी वो आप एआईएफ यूनिक्स होल्ड करते हैं उस पे जो भी आप सेल करें, जब उसको सेल करेंगे उस पे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा। बेसिकली वन लाइन में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यही इसमें चेंज आया है। थैंक यू भरत। लास्ट हिमांशी, एनी अदर क्वेश्चन? सहेज जी का भी एक क्वेश्चन है, प्लीज गाइड इन द इफ द पीएसयूज कैन बी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट आफ्टर बजट एंड डिफेंस ऑल्सो। सी, अगर हम अभी देखें डिफेंस और रेलवे सेक्टर्स ने तो बहुत बीटिंग ले ली है बिकॉज उनके लिए कुछ स्पेसिफिकली अनाउंस नहीं किया गया। मे बी इन द कमिंग सेशंस थोड़ा मिड टर्म में हम थोड़ा सा और डाउनफॉल देख सकते हैं, बट फॉर द लॉन्ग टर्म दीज आर वेरी गुड बेट्स बिकॉज इनके ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो और हम मैसग्राउंड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इन सब की बात करें, या हम डिफेंस सेक्टर की HAL, BHEL इन सब की बात करें, दीज आर वेरी गुड कंपनीज, बट हम इनको स्टैगर्ड मैनर में ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम से सब उठा लें बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ बॉटम बनेगा। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। व्हाट आर योर व्यूज सर? बेसिकली जो आपने बोला बिल्कुल सही बात बोली। अगर बजट में कुछ आया नहीं है इसमें तो कि उनके पास काम नहीं है। देयर इज अ ग्रेट ऑर्डर बुक, मतलब HCL के पास कितने सालों के ऑर्डर बैंकिंग है, ये उसको पूरा करने में टाइम लगेगा। इवन बेल हो गया आपका, मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा बट बेसिकली हर किसी की ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वन पॉइंट आई वांट टू ऐड कि लास्ट 4 साल में ना, जो 4 साल में इन्वेस्टर्स आए हैं 2020 के बाद, वो एक चीज भूल गए हैं, डाइवर्सिफिकेशन नाम की जो चीज होती है फिक्स की और मार्केट की, वो सब भूल गए हैं। उस चीज के लिए आपको जो है करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। सारा पैसा मार्केटिंग में भी लगाना चाहिए और सारा के सारा पैसा एफडीज में भी करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए।
वो इस बैलेंस को अच्छे से बनाए रखने के लिए ना हमें खुद इतनी नॉलेज नहीं होती। हमें आप दोनों जैसे के लिए एडवाइस लेना चाहिए और सुनना चाहिए आप दोनों की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी और किसमें क्लाइंट का फायदा है किसमें नहीं है। ट्रू सर, इट ऑल डिपेंड्स आपका जितना रिस्क होराइजन है, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी है, उस हिसाब से हम अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें पोर्टफोलियो भी, हमें सब कुछ एक स्टॉक में भी डालना नहीं चाहिए, हमें इक्विटी में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हमें एफडी में, गोल्ड में, हर जगह हमें डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए कि कोई एक चीज बहुत डाउन चल रही तो ऐसा हमें हार्ट अटैक ना आ जाए कि यार पता नहीं सारा पैसे डूब रहा है। तो वी नीड टू बैलेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक सेशन कर रहा था श्वेता कामा मैम के साथ, तो उन्होंने कहा एक दिन कि लोगों को 1992 में हर्षद मेहता ने नहीं मारा, लोगों को लालच ने मारा है। हर्षद मेहता ने, ठीक है, वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, सबने घर बेच के पैसे लगाए, तो लालच ने मारा लोगों का। और आज भी अगर मैं कहूं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब भी आई थिंक भरत जी आप और मैं डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, या मैं हिमांशी के साथ डिस्कस करता हूं, जितने फॉलोअर्स एक बात सुन रहे हैं प्लीज नोट करना, अगर आपने सीरियसली वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो एक मेरी बात मान लो, इवन चाहे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं सोशल मीडिया में, थोड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद कर दो, बिकॉज उनको बहुत कम नॉलेज होती है। एक तो नॉलेज नहीं है, सिर्फ हुक्स लेकर वीडियो बना देते हैं और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपको समझना होगा, भरत जी ने बहुत ही अच्छा समझाया कि एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, हिमांशी ने एक्सप्लेन करा कि आपका पैसा खाली इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, एफडी भी इंपॉर्टेंट है, आपका फिक्स एसेट्स भी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे आपको, वो क्या कहेंगे, इक्विटी में रिटर्न आ रहा है, इस फंड ने 50% रिटर्न दिया, आप भी लगा दो, और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, आपको रिटर्न आता ही नहीं। तो मेक श्योर अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो सीरियसली, तो आप अपने गोल पे स्टिक रहो, और जितनी बहुत ज्यादा हाइप जो बातें होती है ना, उनको अवॉइड करो और इग्नोर करो। ये मेरी तरफ से एक फीडबैक था आप लोगों के लिए। One point I want to add, last one point. यस यस प्लीज। हम ये तो देखते कि 50% रिटर्न आया, हम ये नहीं देखते कि 50% रिटर्न आया तो अगले साल 50% लॉस भी आ सकता है। जो आपको मार्केट आउट परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन वो रिस्क ले रहा है, वो इसका हमेशा रिवॉर्ड नहीं होता है, इसका दूसरे साइड लॉस का भी होता है। वेरी वेल सेड सर। और सर एक और चीज जो सब लोग हमसे ग्रुप में भी पूछ रहे थे, ये एफआईआई की सेलिंग कब स्टॉप होगी? अभी तो एफआईआई भी नहीं जानते खुद। करेक्ट। सी देयर इज अ लॉजिक टू इट। अगर मेरे पास 6 मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और मुझे एक से रिटर्न आ रहा है और बाकी 5 से नहीं आ रहा, और मुझे इस टाइम पैसे चाहिए बिकॉज आई फील कि कहीं और बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उस अच्छी वाली चीज को ही बेचूंगी ना। तो द सेम इज द केस इमर्जिंग इकोनॉमीज में। जो एफआईआई के पास इमर्जिंग इकोनॉमीज के स्टॉक हैं उनके पोर्टफोलियो में, इंडिया इज द आउट परफॉर्मर फ्रॉम ऑल ऑफ देम। चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोरिया हो, हम सबसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इनफैक्ट उनके कुछ कंट्रीज के जो परफॉर्मेंस है वो -20, -15% भी है। और इस टाइम उनको यूएस मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। दैट इज वाई जो उन्होंने इतने सालों से, अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर से जो पैसा डाले जा रहे हैं, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4-5% निकाल भी लिया, तो वो पूरा 100% बेच के नहीं जा रहे इंडिया से। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में बिठाओ ये चीज, वो पूरा पोर्टफोलियो नहीं बेच के जा रहे। देयर होल्डिंग वाज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, जिसमें से उन्होंने 4 लाख करोड़ बेचा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4%। इवन हम लोग एलआईसी में 15 साल वेट करते हैं कि डबल या ट्रिपल आएगा, हम स्टॉक मार्केट में 15 साल वेट करेंगे एक्सेस स्टॉक में लगा के, तो ऐसी 10 एलआईसी जितना एक ही में निकल जाएगा। अगर हम एक्सेस स्टॉक में लगाए 15 साल वेट करें तो बिल्कुल, यहाँ सबको रिटर्न रातों रात चाहिए। एफआईआई सेलिंग इसलिए नहीं हो रही कि इंडिया स्ट्रक्चरली वीक हो गया है। एफआईआई सेलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अभी एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स यूएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमको, इसलिए उनको प्रॉफिट दे रहा है पोर्टफोलियो, उसमें से वो थोड़ा सा पैसा निकाल के यूएस मार्केट्स में डाल रहे हैं। सो डोंट वरी गाइस, एफआईआई सेलिंग ये नहीं बोल रहा कि स्ट्रक्चरली वीक हो रही है इंडिया, दैट इज नॉट द केस। और आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, आप धीरे धीरे करके करो, बिकॉज हो सकता है कुछ स्टॉक्स का हम लो देख लिया है, मे बी अब वो इस लेवल पे ना मिले, हो सकता है कुछ और 5-10-15% माइनस हो जाए। तो अपने पैसे स्टैगर्ड वे में लगाओ मार्केट्स में, एकदम से लमसम मत डालो, ताकि आपको टेंशन हो पता नहीं क्या हुआ। रिस्क एपेटाइट चेक करके।
Yes. कितना है इसका By आप checking your risk appetite. Yes. भरत जी, अगर हमारे फॉलोअर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं जो हूँ आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ इंस्टाग्राम का हैंडल अपना, इवन अपना लिंक्डइन का हैंडल, ईमेल आईडी, वो आप अपने फॉलोअर अपने ग्रुप में डाल देना, उसमें Sure. So once again, Bharat ji, thank you so much for joining today's session and I hope हमारे सारे ही followers को बहुत अच्छे insights लगे होंगे and मेरे जो भी doubts थे वो clear हो गए, हिमांशी के I think जो doubts थे वो clear हो गए और हमारे सारे followers के doubt clear हो गए. I hope आपको भी join करके अच्छा लगा होगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा. हाँ, मुझे भी काफी अच्छा लगा. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. Thank you so much, sir, for joining us.